नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार भूपेन सर ब्लॉक में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी थी, एग्जाम्स फॉर्म फिल हो चुके थे और अब एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है और एग्जाम आने वाला है। सभी लोग जोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फास्ट और फ्यूरियस क्वेश्चंस हिंदी के। तो साथियों, सभी लोग तैयार हैं आप? तो चलेगा, देखते हैं आज के प्रश्नों के सही से जवाब कौन दे पाता है। पहला ही प्रश्न मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अखबार वाला कैसा शब्द है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपके ऑप्शन होंगे ए तत्सम, बी देशज, सी संकर या डी तद्भव। प्यारे साथियों, जवाब देंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी आंसर आप दें तो वो ध्यान से देना, क्योंकि अखबार वाला में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ दो शब्द आपको मिलेंगे, एक अखबार और एक वाला। ये दोनों ही शब्द मैं आपको बता दूं, अखबार और वाला दो अलग अलग है। अखबार शब्द जो है वो अरबी भाषा का है और वाला हिंदी भाषा का। इसका मतलब ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना है, इसीलिए बच्चे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका संकर शब्द। क्या आंसर होगा प्यारे साथियों? संकर शब्द। ध्यान रखना, यह है बहुत सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको अगर मैं बता दूं, ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपको मिलता है, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको मिलता है, मैं इसका एक कलर चूज करता हूँ अच्छा सा, जो कि आपको एकदम से रॉयल लुक देने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा मैं कम करूंगा। अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पर मैं आंसर लगाता हूँ। ये रहा आपका संकर शब्द। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? तो मैंने यहाँ आंसर क्या लगा दिया? संकर शब्द लगा दिया। चलिए, मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखते हैं बच्चे अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चे, कारतूस किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, कारतूस जो है वो किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कारतूस, ये जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, हिंदी का, अंग्रेजी का, अरबी का। तो आंसर लगा देना बच्चे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस हुआ। या बच्चे कहीं अगर कॉफी लिखा हो, या आपके है ना, अगर आपके कहीं अगर कारतूस मिल जाए, या आपके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जो शब्द आते हैं उनमें कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द बहुत इंपोर्टेंट आता है। काजू शब्द कहीं मिल जाए आपको साथियों, तो काजू शब्द भी क्या है बच्चे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आंसर इसका क्या लगा देंगे? इसका आंसर भी आप लोग जो है ऑप्शन ए लगा देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हिंदी में निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, जो पूर्वी हिंदी लिखा हुआ है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आपकी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आपकी आती है बघेली, फिर आती है आपकी अवधी और छत्तीसगढ़ी। यानी कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ बच्चे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक का आपको नाम बताना है। बहुत ही शानदार जीवनी है साथियों, और ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको यह भी बताना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको यह भी बताना है। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? शरत चंद्र, प्रेमचंद, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे, ये जो लिखी गई वो लिखी गई विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। तो बच्चे आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन, बच्चे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, पांचवा प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं का लक्ष्य करके कहा गया है, या कर कहा गया या कहा गया। तो मैं आपको बता दूं कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया। तो निराला जी की कविताओं को रबड़ या केचुआ छंद के नाम से बहुत जानते हैं। तो ऑप्शन क्या लगा देना? बी इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। हम जानते हैं निराला जी का पूरा नाम क्या है, तो हम सब जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी पहली कविता कौन सी थी? तो जूही की कली। यह भी प्रश्न बड़ा ही शानदार था। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं तो देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह कौन की पंक्तियां हैं या किसकी पंक्तियां हैं? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्तियां किसकी हैं? निराला की हैं, मुक्तिबोध की हैं, दिनकर की हैं, प्रसाद की हैं। तो याद रखना, यह कविता भी किसकी है बच्चे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो आंसर क्या लगाना? ऑप्शन ए लगा देना। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रश्न है। मुरलीधर शब्द में आपको बताना है कैसा शब्द है। तो याद रखना, यहाँ मुरलीधर जो शब्द है, अगर गौर से देखोगे तो ये पाओगे कि यहाँ पर आप देखेंगे मुरली और धर दो शब्द हैं। दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों ही शब्द हिंदी के, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। तो दो शब्द मिलकर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाए, यानी बहुब्रीहि समास का यहाँ उदाहरण है। और बहुब्रीहि समास के उदाहरण हमेशा योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न साथियों आपके सामने है और प्रश्न लिखा हुआ है,
प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रबंध काव्य के साथियों दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंसर इसका दो ही लगाना, दो ही सही होगा, ठीक है। एक होता है महाकाव्य, एक होता है साथियों इसका महाकाव्य, और दूसरा होता है इसका खंड काव्य। एक होता है महाकाव्य और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? इसका खंड काव्य होता है। ये इसके आंसर हो जाएंगे। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं 8वां प्रश्न कैसे कर पाओगे। प्रश्न लिखा हुआ है साथियों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, में कौन सा रस है? तो साथियों यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्रोध दिख रहा है आपको। क्रोध दिख रहा है तो सीधी बात है, क्रोध कहाँ आता है? रुद्रश में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 9वें प्रश्न का आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? एक बार प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? आपका बहुवचन क्या है आपको ये बताना है। तो याद रखना, आपका जो बहुवचन होता है वो उन्होंने नहीं होता, ना ही हम, ना ही वे। इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा प्यारे साथियों, वो आएगा आंसर आपका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। तो ए इज द राइट आंसर। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं 11वां प्रश्न कैसे कर पाओगे आप लोग। आपके सामने दो शब्द दिए हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी सी त्रुटि है। मैं आपको बता देता हूँ, एक में अंश लिखा है और एक में अंश जो है वो ऐसा वाला है, यानी एक शब्द में आपको अंश ऐसे मिलेगा, ऐसे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अंश माने होता है, ये वाला जो अंश है वो भाग होता है, और ये वाला जो अंश होता है वो कंधा होता है, ऐसा कहीं लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर अगर अंश ऐसे लिखा मिल जाए, अगर ऐसे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है कंधा, और अगर ऐसे लिखा मिल जाए, अगर ऐसे लिखा मिल जाए, अगर ऐसे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है भाग। यानी आपका प्यारे साथियों जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए 11वें प्रश्न को चलते हैं, तो सी आंसर लगाते हुए 11वें प्रश्न पर 12वें प्रश्न पर चलिए। बसंत किस लिंग का शब्द है? तो मैं आपको बता दूं कि बसंत जो है वो क्या है? पुल्लिंग में आता है। तो ये आंसर क्या लगा देना बच्चे? इसका पुल्लिंग लगा देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, लिखा हुआ 13वां प्रश्न है साथियों, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपसे पूछा गया है अशुद्ध शब्द कौन सा है। विख्यात लिखा हुआ है, विधि लिखा है, स्पष्ट लिखा है और औद्योगिक लिखा है। विख्यात, विख्यात देखते हैं इसमें क्या गलती है। विख्यात सही लिखा हुआ है, विधि भी सही लिखा है और स्पष्ट भी सही लिखा हुआ है। औद्योगिक शब्द जो है साथियों, वो औद्योगिक शब्द ऐसे आता है, ध्यान रखना। औद्योगिक शब्द जो आता है वो ऐसे आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ही मात्रा आती है, यहाँ पर एक ही मात्रा, और यहाँ पर दो मात्राएं आती हैं। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब गुरुजी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होना चाहिए था। क्लियर है 13वां प्रश्न? हम बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर प्यारे साथियों, और 14वां प्रश्न आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आप करते रहिएगा, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ। और ये एक शुरुआत है आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं लेकर आने वाला हूँ, है ना। शुरुआत में लगता है हम लोगों को कि हम कहते हैं ना, महात्मा गांधी जी जब दांडी मार्च के लिए निकले थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अकेला ही चला था जानकर राहे मंजिल मगर, मैं बढ़ता गया और कारवा बढ़ता गया, मैं चलता गया और कारवा बढ़ता गया। तो साथियों मैं मानता हूँ इस चीज को। 13वें प्रश्न की ओर हमने देखा, 13वां प्रश्न कितनी बखूबी किया आप लोगों ने। हम अपने 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। निश्चल में कौन सी संधि है? याद रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आधा शा मिले, आपको क्या मिले? आधा शा, ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो, ये तीनों के तीनों बच्चे किसके स्थान पर आते हैं? विसर्ग के स्थान पर आते हैं। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, ये विसर्ग का सिंबल हो गया। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन लगा देना एक। 15वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे आप लोग? पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? हमेशा याद रखना, पवन में स्वर संधि होती है, और स्वर संधि में कौन सी? अयादि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी बच्चे? अयादि स्वर संधि होगी। गुरुजी कैसे? याद रखना, अब हमेशा ओ के स्थान पर आता है, तो ओ की मात्रा किस में लगी है? आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन बी में, आपको देखोगे ओ की मात्रा लगी हुई है ना, वो धन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं 15वें प्रश्न की बात 16वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ, देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल कर पाते हैं आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है साथियों, प्रश्न लिखा हुआ है, पर्वत के नीचे की जो हिस्सा होता है, जैसे मान के चलिए पर्वत है और इसके नीचे वाला जो भाग है, समझना जरा ध्यान से, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना बच्चे, इसको हिंदी में हम उपत्यका कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पर्वत के, वहीं मैं बात करता हूँ पर्वत के ऊंचे भाग को, पर्वत के ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसको अधित्यका कहते हैं, है ना, अधित्यका कहते हैं। इसमें गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? 16वें प्रश्न। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चे। 17वां प्रश्न कहता है, निम्न में से हर्ष का विलोम बताना है, क्या होता है?
हम सभी जानते हैं साथियों कि जो हर्ष का विलोम होगा वो क्या होगा। हम सभी जानते हैं साथियों कि जो हर्ष का विलोम होगा वो क्या होगा। तो हर्ष का विलोम क्या होना चाहिए था साथियों। हर्ष का विलोम क्या होना चाहिए था, खुशी, है ना। तो वेदना नहीं होगा, विषाद भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। हर्ष का विलोम यहाँ क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, है ना, विषाद हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो दुख तो नहीं लगाएंगे, सुख का होता है, खेद भी नहीं लगाएंगे, वेदना भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा प्यारे साथियों, ठीक है। 18वें प्रश्न की बात करता हूँ। 18वां प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनमें से दिवस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो, दिवस को बेटा दिन भी बोलते हैं, दिवा भी बोलते हैं और वाशर भी बोलते हैं, लेकिन मध्याह्न नहीं बोलते। यही आपका जो आंसर है डी आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्लियर है, सभी लोगों ने डी लगाया है। 19वां प्रश्न जरा करके दिखाइएगा। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, ये प्रश्न है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है वो नेपथ्य कहलाता है, और ये अमूमन हर विद्यार्थी को पता होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एक बार बच्चे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बच्चे। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 20वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, जरा जवाब दीजिएगा। लिखा है, निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है। देखिए, कर्मधारय समास को जब भी पढ़ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है ना, किसी भी वस्तु की, स्थान की। देखो, यहाँ पर किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है, रंग संबंधी विशेषता हो, पावर संबंधी, माता पिता में कोई विशेषता नहीं है, पंचतंत्र में कोई विशेषता नहीं है, विद्यालय में नहीं है। लेकिन नीलांबर में विशेषता क्या है, नीला है अंबर। कैसा अंबर है, बादल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, जैसे बादल, नीला बादल है, उसको भी बोल सकते हैं नीलांबर। अंबर माने वस्त्र भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, तो नीले वस्त्र है। तो विशेषता क्या है वस्त्र की, विशेषता है कि वो नीले हैं, रंग की विशेषता बताई गई है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको चुना कर्मधारय समास के लिए, और आपका ये सही भी हो जाएगा। हम फास्ट से चलते हैं 21वें प्रश्न पर, जरा इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उद्योगपति में कौन सा समास है प्यारे साथियों। तो यहाँ अगर आप देख सकते हो तो देख के बताइएगा, उद्योगपति में हमें कौन सा समास दिखाई देगा साथियों। तो यहाँ देखिए, उद्योगपति का मतलब क्या होता है बच्चे, विग्रह करना चाहिए। समास का मतलब क्या होता है, विग्रह करिएगा। विग्रह करोगे तो होता है भैया, पति जो है किसका पति है, उद्योग का पति है। तो सीधी बात है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे प्यारे साथियों, डी आंसर लगा देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, उद्योग का पति, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ प्यारे साथियों। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, वाक्य के अंग कितने होते हैं। याद रखना, वाक्य के हमारे पास दो अंग आपके मिलते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। तो 22वें प्रश्न का आंसर भी सभी विद्यार्थी क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। देखते हैं 23वें प्रश्न का आंसर कौन कौन के पास है। पथभ्रष्ट में समास पूछा है, कमेंट करके बताइएगा, पथभ्रष्ट में समास कौन सा है। आपके ऑप्शन ए, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कभी भी समास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विग्रह करना पड़ेगा। पथ से जो भ्रष्ट हो जाता है तो से विभक्ति आ गई, पथ से भ्रष्ट में कौन सी विभक्ति आ गई, से। हमेशा याद रखना, जब से विभक्ति आए और अलग होने का भाव हो वहां तत्पुरुष समास होता है। और कौन सा तत्पुरुष समास, अगर ये पूछा जाता तो हम बताते इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है बच्चे, अपादान तत्पुरुष समास है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सी। 24वें प्रश्न का आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, कलम तोड़ देना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा लिखना, लिखना पढ़ना त्याग देना नहीं भाई, अत्यंत क्रोधित होना नहीं, लिखने से घृणा नहीं, बहुत सुंदर लिखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अत्यंत मार्मिक रचना करना, बहुत सुंदर लिखना। 25वां प्रश्न साथियों क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते एक बार। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, 25वां प्रश्न कह रहा है, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से हम देखते हैं। तो बीजक के नाम से कबीर की रचनाएं हैं, साकी, सबत और रमैनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कबीरदास जी का जन्म हम सब जानते हैं कहाँ हुआ था, तो बनारस के घाट पर ये मिले थे, तो याद रखना बच्चे। 26वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, जरा जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है, निम्न में से किस कवि ने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की थी। तो बच्चे ऐसे कवि का आपको नाम बताना है, ये प्रश्न आते रहते हैं यूपी पुलिस में ऐसे प्रश्न आना, ये समझ लो कि 100% संभावित है। आप लोग इसको याद करके जाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, हरिओद या मैथिली शरण गुप्त नहीं। आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा सी, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम प्यार से हरिओद कहते हैं, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था प्रिय प्रवास। क्या नाम था बच्चे, प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है जिसका नाम था प्रिय प्रवास। 26वें प्रश्न के बाद बच्चे हम लोग 27वें प्रश्न पर आते हैं। लिखा है, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ, ये हम सबको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 28वां प्रश्न हमारे पास है, बड़ा ही उम्दा प्रश्न है, मैं मानता हूँ इस प्रश्न को सबको करना चाहिए। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान का। तो हम सब जानते हैं प्यारे साथियों, होरी जो है
वो गोदान का प्रमुख पात्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमारे पास केवल 2 प्रश्न और बचते हैं, 29 और 30। इसके बाद हम देखते हैं 29वां प्रश्न प्यारे साथियों क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बच्चे 5 बोलियां आती हैं। मगही बिल्कुल नहीं आती, बुंदेली आती है, ब्रज आती है, कन्नौजी आती है। इसके अलावा गुरुजी कौन सी आती है, तो याद रखना खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, हरियाणवी आती है, और 3-5 हो गई। अब मगही किस में आती है, तो मगही बच्चे ये आती है बिहारी में, बिहारी हिंदी में आती है। किस हिंदी में आती है साथियों, बिहारी हिंदी की ये बोली। ठीक है, तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र दंड मातंड था। जो बच्चे ये जो है वो 26 याद रखना, ये जो है वो बच्चे 30 मई, कब याद रखना डेट, 30 मई 1826, 1826 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, याद रखना। और इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न आपके, आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। मैं अगली वीडियो आपको लेकर आऊंगा, बैक टू बैक 40 या 30 प्रश्न होंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, और केवल क्विक रिवीजन 10 या 15 मिनट का सेशन होगा। धन्यवाद बच्चों, जरूर कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी।